आज हम लोग इसके अंतिम चरण में यानी इस टॉपिक के अंतिम चरण में चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारी चर्चा हुई थी कल, यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, फिर क्षेत्रीय पार्टी क्या है, उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, फिर क्या कंपोनेंट्स हैं। तो हमने बताया था कि इसमें लीडर का होना, किसी भी पार्टी के लिए लीडर का होना आवश्यक होता है। फिर एक्टिव मेंबर्स का होना आवश्यक होता है। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि फॉलोअर्स का होना आवश्यक है। तीनों कंपोनेंट्स मिल करके ही पार्टी का निर्माण मान लिया जाता है। तो वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जो व्यंग्यकार होते हैं, ये जो एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, उनको आजकल के भाषा में जो आलोचना करते हैं तो कहते हैं ये सब चमचे बेलचे होते हैं। लेकिन खैर जो भी है, उन लोगों का भी रोल महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर हम लोग को चर्चा नहीं करनी है। लेकिन फिर इनके क्या क्या कार्य हैं वो सब स्पष्ट हो चुका था। अब प्रश्न उठता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी समस्याएं हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी चुनौतियां हैं, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है विभिन्न पार्टियों को। तो इसको प्रयास करना चाहिए कि उन चुनौतियों का कैसे हम मुकाबला करें, कैसे उसका हम निदान करें, कैसे हम उससे बचें, इसका भरसक प्रयास करना चाहिए। तो चुनौतियां क्या क्या हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने लिखा है कि फर्स्ट में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये सर्वविदित है, अंडरस्टूड है, आपके देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ऐसा देखा जाता है कि लोगों के द्वारा शासन तंत्र, जो लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ऐसे शासन तंत्र को हम लोग लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे उत्कृष्ट शासन प्रणाली माना जाने लगा है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देशों में ये लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, कायम है। और कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां अन्य प्रकार के शासन तंत्र हैं, तो वहां भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के बारे में बखूबी विचार किया जा रहा है और इस शासन प्रणाली की ओर मुखातिब होने लगे हैं और प्रयास हो रहा है कि क्यों न इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपने यहाँ भी लागू किया जाए, अन्य देशों में जहां पर इस प्रकार की लोकतंत्रीय शासन प्रणाली लागू नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके महत्व को आंका जा सकता है और मान लगाया जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है। कुछ त्रुटियों के बावजूद ओवरऑल यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है देश को संचालित करने के लिए। तो इसमें पहली जो चुनौती है कि पार्टी के भीतर, ये हमने इंटरनल दिया है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का, स्वयं लोकतंत्र का अभाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि कोई भी जो पार्टी होती है उसके एक लीडर होते हैं सामान्यतया,
किंतु लीडर का यह धर्म होता है, कोई भी निर्णय लें तो पार्टी के सभी मेंबर को, अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विचार के लिए रखना चाहिए। किंतु ऐसा देखा जाता है कि उसमें जो लीडर होते हैं कि स्वयं के स्तर पर ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए जाते हैं, बाकी को दरकिनार कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए मैं जो कहूंगा, यानी पार्टी के नेता जो कहेंगे वो राइट रॉन्ग जो कहेंगे वही उचित है। ये बात सही है कि नेता ही कोई एक डिसीजन लेने वाले होंगे, किंतु सबों की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से क्या होता है कि तमाम कार्यकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धीरे धीरे असंतोष का भाव पनपने लगता है, जो पार्टी के लिए भीतरघात का कार्य होता है। ये लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ये बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को दूर करना चाहिए। तो सबसे बड़े चैलेंज की बात इस प्रकार से देखा जाता है। अब जैसे कि भारतीय जो पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी के बारे में कल मैंने 6 राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बताया था, नाम लिखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब होता है, ये मैं पीढ़ी दर पीढ़ी में बता रहा हूं कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी भी। बहुत लोग उन्हें कमेंट करते हैं तो पप्पू अप्पू भी कहते हैं। खैर, तो वही जो कहेंगे, वही जो निर्णय ले लेंगे, वही मान्य होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, सबके सब क्या यूजलेस है? निश्चित रूप से उसमें और लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, प्रभावी हैं, लोकप्रिय हैं। मतलब दे हैव आल्सो कैपेसिटी टू टेक राइट डिसीजन एंड गिव गुड ओपिनियन टू द लीडर ऑफ द पार्टी। तो ऐसे लोगों को भी विचार में रखना चाहिए। उसी प्रकार से अन्य पार्टियां भी हैं, चाहे आरजेडी की पार्टी हो, चाहे जदयू की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात हो, बीजेपी की बात हो, जितनी भी पार्टियां हैं उसके जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कोई भी निर्णय लिया जाता है, शेष सबों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर कम महत्व दिया जाता है। तो ये पार्टी के भीतर एक प्रकार से भीतरघात की स्थिति बन जाती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है, किसी भी पार्टी के लिए। दूसरा है कि इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, जो ऑलरेडी इसी का एक भाग है जो अभी अभी हमने चर्चा की है कि पार्टी का जो मेंबर होते हैं, लीडर जो होते हैं किसी खास फैमिली। मैंने, क्योंकि हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है, हम लोगों को सभी पार्टियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। वो पार्टी का क्या अप्रोच है, राष्ट्रीयता के प्रति, देश की एकता अखंडता के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या आइडियल अप्रोच है। इन तमाम बातों को हम लोग सांकेतिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, किंतु व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के यदि हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अनुचित माना जाएगा, क्योंकि हम सबके लिए सभी पार्टियां की पहचान है, हम सबको उनको मानते हैं और लोकतंत्र में कई पार्टियां होनी भी चाहिए, ऑप्शन भी होना चाहिए। अगला हम टर्म में पॉइंट्स में जो आएंगे तो खैर की भी बातें आती है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक फैमिली मेंबर है, वही पूरे पार्टी को कंट्रोल में रखता है। फिर उसके बाद क्या है,
डायनास्टिक एंड सक्सेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन। यहां पर एक और गंभीर बात है जो अभी अभी हमने कहा है, डायनास्टिक वंशवाद। एवं परिवारवाद। वंशवाद और परिवारवाद ये लोकतंत्री शासन प्रणाली है, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा, बेटा का बेटा, उसका बेटा, उसके बेटा का बेटा, इस प्रकार से परंपरा के अनुसार से शासन और सत्ता उनके हाथ में हो। देश में एक पर एक योग्य व्यक्ति है, योग्य नेता है, सबको मौका मिलना चाहिए, न कि किसी पार्टी का, किसी फैमिली का, या फिर वंश के आधार पर या फिर परिवार के आधार पर इस प्रकार की बात होनी चाहिए। तो इसका यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है ये विभिन्न पार्टियों के लिए। इसके बाद है, आजकल देखते हैं कि मनी, हम लोग जब इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हैं, कहते हैं कौन सा युग है, तो अर्थ है, किंतु धन ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, किंतु धन बहुत कुछ है। धन बहुत कुछ है। धन के बल पर बहुत गलत निर्णय भी लिया जाता है मतदाताओं के द्वारा। मतदाता को, चूंकि गरीब मतदाता होते हैं, अनपढ़ मतदाता होते हैं बहुत से, ऐसे मतदाताओं को धन के बल पर खरीद लिया जाता है, अपने पक्ष में वोट कर दिया जाता है। उस समय में ऐसे मतदाता को सही और गलत निर्णय लेने में परेशानी होती है और नहीं ले पाते हैं, और पैसों के बल पर वो डिविएट कर जाते हैं, सही नेताओं का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो मनी का दुरुपयोग होता है। आज के समय में जो इलेक्शन होता है, आपको जानकर हैरत होगी कि अदना एक मुखिया का भी जो चुनाव होता है 10-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। एमएलए का चुनाव है, करोड़ में चला जाता है, और यदि एमपी का चुनाव है तो 10-20 करोड़ पानी के जैसे बहा दिया जाता है पैसा। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कैसे, हाउ टू मोबिलाइज टू एवरी वोटर। इट इज द एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड पार्टी। कैसे मोबिलाइज करना है, चाहे पैसे से खरीद ही क्यों न ले, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो लिमिटेशन चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, वो टाइम पर बदलते रहता है, लेकिन उससे कई गुना, कई टाइम्स ज्यादा रुपये खर्च किए जाते हैं वोट बैंक बनाने के लिए, अपने वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए। ये धन का दुरुपयोग होता है चुनाव में, ये बहुत बड़ी गंभीर है। और एक हमने वर्ड दिया है मसल पावर। पहले बहुत होता था, बहुत सुधार भी हुआ है। ताकतवर व्यक्ति है, वो खड़ा हो गया है तो उसके अगेंस्ट में दूसरा कोई कैंडिडेट डर के मारे खड़ा भी नहीं होता था। वो सब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी मसल पावर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि भैया आप हमको, आपके क्षेत्र के हाथ जोड़ के कहता है कि आपके क्षेत्र के हम, आपके समाज के हम बेटा हैं, आप जरूर हमको आशीर्वाद देंगे। हाथ जोड़ के कहते हैं, आशीर्वाद देंगे तो स्वाभाविक है आपकी सेवा करेंगे, आप मौका देंगे।
और दीन में सेवा करेंगे। और यदि आप हमको सेवा करने का अवसर नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तो फिर रात में सेवा करने के लिए आऊंगा, ऐसा भी प्रकारांतर से नेताओं के द्वारा सुनने को मिलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हो प्रत्यक्ष रूप से। तो रात में सेवा करने का मौका क्या मतलब होता है कि दादागिरी करना, गुंडेई करना। तो ये मसल पावर जो है, ये विभिन्न पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मसल पावर, आपराधिक छवि के लोगों का इसमें प्रवेश जो हुआ है या हो रहा है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। फिर इसके बाद है कि विकल्पहीनता। एक चौथा जो टॉपिक पॉइंट है, ये विकल्पहीनता है। यानी इसमें अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विभिन्न पार्टियों की जो विचारधारा है वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो वैसी स्थिति में ये समस्या हो जाती है कि किस प्रकार से किस पार्टी के पक्ष में वोटर्स को वोटिंग करना है, ये बहुत गंभीर समस्या आ जाती है। तो विकल्प का होना परम आवश्यक है कि इसको नहीं, उसको आइडियल अप्रोच होना चाहिए, आइडियल दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसके द्वारा कि मतदाताओं को, विभिन्न पार्टी को, कैंडिडेट को चुनने में सहूलियत हो। तो ये सारी चुनौतियां हैं, जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ढेर सारे और भी चुनौतियां हैं, किंतु डिटेल्स में हम लोगों को नहीं जाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के सम्मुख इस प्रकार की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करना चाहिए। अब है कि कैसे दूर किया जाए, तो इस पर हम लोग संभव होगा तो अगले दिन जब मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। हाउ टू रिमूव दीज टाइप ऑफ challenges from different political party. We will discuss something more about this topic. Today is enough. Thanks.